हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एके नर्सिंग वाइब्स। इस वीडियो में अपन देखेंगे डिसऑर्डर्स या फिर डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट डिजीज़ में देखेंगे अपन ब्रोंकियल अस्थमा यानी अस्थमा। डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ ऑफ द एयरवेज करेक्टराइज्ड बाय। मतलब ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज। यह एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है किसकी? एयरवेज की, जिसको अपन कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? कैरेक्टराइज बाय ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो एयरवेज होंगे ना वो सिकुड़ जाएंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन यानी कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथ करने में यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। वीजिंग एंड कफिंग, गुनगुनाने की आवाज़, कफिंग या फिर बोलोगे उसके साथ कफ आएगा, खांसी के साथ कफ आएगा, ऐसे ब्रोंकियल अस्थमा कैरेक्टराइज करेंगे। अब इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि अस्थमा क्या होता है। ये अपना नॉर्मल एयरवे है, ये वाला नॉर्मल है और ये अस्थमेटिक है। तो नॉर्मल में क्या होगा? जो ब्रोंक्यूल्स होंगे ना वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे, ओपन होंगे, कोई मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा इसमें। पर जो अस्थमेटिक एयरवे है ना उसमें ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि जो मसल्स होंगे ना वो टाइट हो जाएंगे यानी कि सिकुड़ जाएंगे आपस में। इसमें जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स देखने को मिलेंगे और इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह ये सब देखने को मिलेगी आपको। इसमें जो ईयर सैक्स होंगे ना वो ओपन होंगे और अच्छे से एयर का पास आउट होगा, पर इसमें थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। म्यूकस का यानी कि मोटा म्यूकस आएगा, थिक म्यूकस प्रोडक्शन। और जो एयरवेज है ना इसमें तो ओपन है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सिकुड़ जाएंगे। इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, इसमें ओपन रहेंगे। सिंपल वे में अस्थमा मीन्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब अस्थमा का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि एयरवे का ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। ओके, सबसे पहले नॉर्मल एयरवे। नॉर्मल एयरवे कैसा होता है? जो ब्रोंक्यूल्स रहेंगे वो बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, स्मूथ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी और जो एल्वियोलाई एयर सैक्स होंगे ना वो भी ओपन रहेंगे। पर जो अस्थमेटिक एयरवे होगा ना इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्रोंकियोस्पाज्म देखने को मिलेगा, यानी कि मसल्स जो होंगे ना आपके टाइट हो जाएंगे। इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह ये सब। जो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, थिक म्यूकस प्रोडक्शन होगा इसमें। और कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि जो एयरवे होंगे ना उसमें सिकुड़न देखने को मिलेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या होता है अस्थमा? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। जो एयरवेज क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब ये एयरवे होता है ना जिसे अपन ब्रीथिंग वगैरह लेते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। अभी इसको कैसे पहचानेंगे? मतलब क्या क्या परेशानी होगी? सबसे पहली और कॉमन परेशानी क्या होगी? सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी कि ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जो एयरवे है ना वो सिकुड़ जाएंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जो म्यूकस है ना आपके उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, वीजिंग और कफिंग साउंड आएगी। और ये एक रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि इसको ठीक किया जाता है समय के साथ। अगर ये अपनी क्रॉनिक स्टेज पे नहीं है और ये एक्यूट स्टेज पे है तो ये ट्रीट हो सकता है, और क्रॉनिक पे भी मतलब जो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेके ये ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं, फिर इटियोलॉजी बोल सकते हैं। ये किसकी वजह से होती है? अब इसका ऐसे कोई पूछे ना कि ब्रोंकियल अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है या फिर इटियोलॉजी क्या है मोस्ट कॉमन, रिस्क फैक्टर क्या है मोस्ट कॉमन, तो अपन बोलेंगे एलर्जी। अब एलर्जी किसकी वजह से हो सकती है? डस्ट की वजह से भी हो सकती है, पोलन की वजह से भी हो सकती है, फिर स्मोक की वजह से भी हो सकती है। स्मोक यानी कि धुआं, डस्ट, पोलन और स्मोक। पहला रिस्क फैक्टर एलर्जी हो गया। कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कोई सा भी हो सकता है, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रॉन्ग स्मेल और केमिकल्स, कोई भी केमिकल या फैक्ट्री या फिर कोई बदबूदार स्मेल की वजह से भी अस्थमा हो सकता है।
फैमिली हिस्ट्री अगर आपके जेनेटिक है, आपके पापा को है, मम्मी को है, तो आपको भी हो सकता है, ये जेनेटिक फैक्टर भी है। स्मोकिंग इसका एक मोस्ट कॉमन कॉज है। एयर पॉल्यूशन, ओबेसिटी, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर अपन इसको कैसे बोलेंगे कि जो माइंस में इनमें काम करते हैं ना, माइंस में, केमिकल फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, तो उनके क्या है, मतलब धुआं जम जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं डस्ट जम जाती है, तो उसकी वजह से जो उनके एयरवेज होते हैं ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इसका एक मेन कारण। सबसे कॉमन तो एलर्जी, फिर स्मोकिंग, फिर एयर पोल्यूशन, फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये सबसे मेन है। और चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपको बचपन में कोई भी अगर चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है बाद में जाके। ओके, अब देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल सिंपल और इजी वे में देखेंगे अपन। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर ले लो, जैसे कि स्मोकिंग सबसे कॉमन ले लो। कॉमन तो वैसे एलर्जी होता है, पर मैंने यहाँ पे स्मोकिंग ले लिया। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज स्मोकिंग। अब स्मोकिंग करने की वजह से क्या होगा, जो एलर्जन होंगे ना वो एंटर हो जाएंगे एयरवे के अंदर। कोई भी एलर्जन वो एयरवे के अंदर एंटर हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन का मतलब वही है कि रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह ये सब हो जाएगी। फिर उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकियल मसल जो आपके ब्रोंकियल मसल्स होंगे ना वो सिकुड़ जाएंगे, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर एयरवे बिकम्स नैरो। ऐसे कैसे, मैंने आपको डेफिनेशन में समझाई थी सारी चीज़ें। एयरवे बिकम्स नैरो, नैरो हो जाएगी, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट और ब्रोंकियल अस्थमा हो जाएगा। ठीक है। एटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग। अब इसकी वजह से क्या होगा, एलर्जन एंटर होंगे एयरवे में। कोई भी एलर्जन ले लो, जैसे कि कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, पॉल्यूशन की वजह से कोई भी एलर्जन एंटर हुआ। आप स्मोकिंग जैसे कि सिगरेट का भी हो सकता है, या फिर जो आपके धुआं पॉल्यूशन वगैरह होता है उसकी भी स्मोक हो सकती है। उसकी वजह से एलर्जन जो एलर्जी कॉज करेंगे ना वो एयरवे के थ्रू एंटर हो जाएंगे। अब जैसे वो एयरवे के थ्रू एंटर करेंगे तो वो इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। अब इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, जो आपके एयरवे होगा ना उसमें या तो स्वेलिंग हो जाएगी या रेडनेस आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है इन्फ्लेमेशन में। फिर ब्रोंकियल मसल्स होगी ना जो आपकी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि वो सिकुड़ जाएगी। और जो ब्रोंकियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई उसकी वजह से क्या होगा, वो सिकुड़ गई, जो आपका एयरवे है ना वो नैरो हो जाएगा। एयरवे बिकम्स नैरो। अब नैरो एयरवे हुआ तो उसकी वजह से म्यूकस का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एयरवे नैरो हो गया तो म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। अब एयरवे ब्लॉक भी हो गया, यानी कि सिकुड़ भी गया, म्यूकस का सीक्रेशन भी इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, ब्रीथिंग बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को अपन नाम दे देंगे ब्रोंकियल अस्थमा। ओके। अब इसके साइन सिम्टम्स देखते हैं अपन। साइन सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, या फिर अपन नर्सिंग वे में बोलो तो क्लिनिकल फीचर्स भी बोल सकते हैं। अब इसके जो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होंगे ना वो तो क्या होंगे, जो मतलब हर डिजीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, आप जिनको हर जगह यूज़ कर सकते हो। सबसे कॉमन नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, फटीग, हेडेक, एंजाइटी। ये तो मेन, ये तो मतलब सब में ही देखने को मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग साउंड, यानी कि आवाज़ गूंजेगी आपकी, विजिंग साउंड। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में से टाइटनेस रहेगी आपके, भारी भारी चेस्ट रहेगी। कफ, कफ आएगा स्पेशली नाइट में। जब आपका कफ आएगा ना एक्सपेक्टोरेंट, वो आएगा कब, स्पेशली नाइट में। और रैपिड ब्रीथिंग, आप तेज तेज सांस लोगे। जब अस्थमा अटैक आता है अपन तेज तेज सांस लेते हैं ना, तो वो होगा इसमें। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, मीन्स डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, ये आपको अस्थमा है। हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब जो भी पेशेंट आपके पास आया है ना, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करो कि इससे पहले इसको कोई चाइल्डहुड इन्फेक्शन था, या फिर जीन्स में है, जेनेटिक्स है, क्या है वो देखो, किसकी वजह से है वो देखो, कोई पास्ट मेडिकल सर्जरी देखो,
वो हिस्ट्री कलेक्शन में आ जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो, यानी कि हेड टू टो तक उसका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे अपन। फिर एक टेस्ट आता है इसमें स्पिरोमेट्री टेस्ट, जिसमें क्या होता है लंग्स उसके प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं उसका टेस्ट हो गया, यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं स्पिरोमेट्री टेस्ट को। फिर चेस्ट का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे सबसे कॉमन है। एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे, इसमें इओसिनोफिल्स का काउंट देखेंगे अपन कि इओसिनोफिल्स का काउंट कम है ज़्यादा है क्या है। और पीक फ्लोमीटर, ये भी एक तरीके का डायग्नोसिस है, ठीक है, जिससे अपन पता लगाएंगे कि पेशेंट को अस्थमा है या नहीं है। अब मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट ऐसे देखा जाए तो एक ही तरीके से होता है, वो है ड्रग थेरेपी, पर हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक नॉन ड्रग मैनेजमेंट ही बताएंगे। अगर आपके पास मान लो कि किसी को अस्थमा अटैक आया, आपके उस टाइम आपके पास ड्रग्स नहीं है यानी कि दवाइयाँ नहीं है, तो आप नॉन ड्रग मैनेजमेंट में उसको क्या दे सकते हो या फिर उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप मान लो कि दवाइयाँ नहीं देना चाहते, तो नॉन ड्रग मैनेजमेंट में भी आप ये लिख सकते हो आपके एग्ज़ाम में। वैसे तो एग्ज़ाम में आप ड्रग थेरेपी ही लिख के आना। ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स का मीन्स होता है जो अपन नेबुलाइज करते हैं ना पेशेंट को, उस टाइम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ये होता है साल्बुटामॉल। सबसे मेन देते हैं इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या देंगे अपन, इनहेलर्स देंगे। इनहेलर्स को अपन जो पंप आता है ना उसमें डाल के देंगे। एंटीहिस्टामिन्स देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, जब भी अस्थमा अटैक आएगा ना उसके दौरान ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एक ल्यूकोकैरेटिन मॉडिफायर्स देंगे। ओके। फिर नॉन ड्रग मैनेजमेंट में अपन क्या देखेंगे, एलर्जेंस को अवॉइड करो, अवॉइड एलर्जेंस। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। एडिक्वेट रेस्ट, यानी कि टाइमली उसको रेस्ट दो। हेल्दी डाइट दो। स्मोकिंग छुड़वाओ, स्टॉप स्मोकिंग। और वैक्सीनेशन कराओ कोई भी फ्लू या निमोनिया की, निमोनिया की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अब देखेंगे अपन इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। आप नर्सिंग मैनेजमेंट अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख के आते हो तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। सबसे पहले डायग्नोसिस, पेशेंट को डायग्नोस करो, फिर उसके गोल क्या है और उसको आप कैसे क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, कैसे उसे केयर करोगे, इंटरवेंशन हो जाएगा। डायग्नोसिस, गोल एंड इंटरवेंशन, ये सीक्वेंस है नर्सिंग मैनेजमेंट का। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पेपर में इसी तरीके से करना है जब आपका एमएसएन का पेपर होगा। अब इसमें पहला डायग्नोसिस देखेंगे अपन, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड म्यूकस सिक्रेशन, यानी कि जो उसका एयरवे होगा ना वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं होगा, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह देखने को मिलेंगे और म्यूकस का सीक्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो डायग्नोस किया अपन ने। अब उसका गोल क्या होगा, पेशेंट विल मेंटेन ए क्लियर एयरवे, उसका एयरवे बिल्कुल क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। अब इसके इंटरवेंशंस क्या क्या होंगे, असेस रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथ साउंड, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेगुलरली। जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको टाइमली असेस करो, ब्रीथ साउंड को असेस करो और ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी दो उसको टाइम टू टाइम। पोजीशन पेशेंट इन फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर या फिर सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करो उसको अगर उसका एयरवे क्लियरेंस नहीं है तो। डीप ब्रीथिंग के लिए बोलो उसको और कफिंग एक्सरसाइज के लिए बोलो। एडमिनिस्टर करो प्रिस्क्राइब्ड ब्रोंकोडायलेटर्स एंड इनहेलर्स, जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ब्रोंकोडायलेटर्स और इनहेलर्स है वो एडमिनिस्टर करो। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड, अगर अस्थमा अटैक वगैरह आ रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करो, अगर ज़रूरत है तो ही प्रोवाइड करो, अगर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के द्वारा तो ही उसको दो। और कीप इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडी, जो भी आपकी इमरजेंसी इक्विपमेंट है उनको रेडी रखो, जैसे कि नेबुलाइजर और ऑक्सीजन, उसको हमेशा रेडी रखो। अब सेकंड डायग्नोसिस देखेंगे अपन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन। जो इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज होता है ना रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, या तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि एयरवे में ब्लॉकेज आ जाएगा या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से जो भी इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज होगा ना उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अब इसका गोल क्या रहेगा, पेशेंट विल शो इम्प्रूव्ड ऑक्सीजनेशन। जब इसको ट्रीट करेंगे तो पेशेंट का ये दिक्कत आई, ये डायग्नोस किया, अब इसकी वजह से डायग्नोस करेंगे तो ट्रीट करेंगे तब क्या देखने को मिला, गोल क्या रहेगा इसका, पेशेंट विल शो इम्प्रूव्ड ऑक्सीजनेशन यानी कि सही तरीके से सांस लेगा वो। अब इसका इंटरवेंशन क्या होगा,
जो SpO2 लेवल है ना पेशेंट के अंदर, उसको कंटिन्यू मॉनिटर करो, यानी कि हर 2-3 घंटे में उसको मॉनिटर करते रहो और लिखते रहो वाइटल्स में। ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के साइंस देखो। मेंटेन एयरवे पेशेंसी, एयरवे को बिल्कुल क्लियर रखो। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, और ऑक्सीजन देते रहो उसको एज पर प्रिस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग देते रहो। असिस्ट विथ नेबुलाइजर एंड मेडिकेशन, वही नेबुलाइजर और मेडिकेशन देते रहो टाइमली। एनकरेज स्लो डीप ब्रीथिंग, और पेशेंट को बोलो कि स्लो और डीप यानी कि गहरी सांसें ले। और डायग्नोसिस थर्ड, एनजाइटी, जो एनजाइटी रिलेटेड टू द डिजीज़ या फिर ब्रीथिंग कंडीशन, कुछ भी आप लिखते हो ना, ये हर उसमें चलेगा। हर डिजीज़ में आप, हर डिजीज़ का जो नर्सिंग मैनेजमेंट का आप डायग्नोसिस लिखोगे ना, ये हर डायग्नोसिस में चलेगा। ओके। एनजाइटी रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड फियर ऑफ सफोकेशन, पेशेंट को डिजीज से रिलेटेड जो भी एनजाइटी है ना उसको दूर करेंगे। पेशेंट विल फील रिलैक्स्ड एंड लेस एंक्शियस, और उसका गोल क्या होगा, पेशेंट जो होगा ना वो लेस एंक्शियस फील करेगा। पेशेंट विल फील रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा और लेस एंक्शियस होगा। ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसका, स्टे विथ पेशेंट ड्यूरिंग अस्थमा अटैक, अगर पेशेंट को अस्थमा अटैक आता है तो आप पेशेंट के साथ ही रहे। स्पीक कामली एंड रीअश्योर द पेशेंट, पेशेंट के साथ बिल्कुल काम, बिल्कुल पोलाइट वे में बात करें। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, जो भी प्रोसीजर ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर दो। प्रोवाइड क्वाइट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, पेशेंट को क्वाइट और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। एनकरेज रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स, जो भी एनकरेज करो रिलैक्सेशन और ब्रीथिंग टेक्निक्स, उसको बताओ कि ऐसे ब्रीथ करो, रिलैक्स करो, सब कुछ बताओ उसको टाइम टू टाइम। डायग्नोसिस फोर्थ, फोर्थ डायग्नोसिस क्या है इसका, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। फोर्थ डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, मतलब एक्टिविटी की वजह से जो भी ऑक्सीजन सप्लाई में इनमें चेंज हुआ है ना उसको अपन फुलफिल करेंगे। जो अब इसका गोल क्या होगा, पेशेंट जो भी एक्टिविटीज़ करेगा ना वो परफॉर्म करेगा विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, उसके अंदर कोई शॉर्टनेस नहीं होगी ब्रीथ की। और उसके नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या हो जाएंगे, अलाउ फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, यानी कि उसको हर 1-1.5 घंटे में रेस्ट करने के लिए बोलो, ज़्यादा भागदौड़ वाला काम ना करे, ज़्यादा वजन वाला काम ना करे। असिस्ट द डेली एक्टिविटीज इफ नीडेड, मॉनिटर रेस्पॉन्स टू एक्टिविटी, उसके एक्टिविटीज़ का ध्यान रखो। एनकरेज ग्रेजुअल इंक्रीज, और धीरे 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 उसके एक्टिविटीज़ में इंक्रीज करो, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। टीच एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, और एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है वो टेक्निक्स बताओ उसे। अब डायग्नोसिस फिफ्थ क्या है, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज। अब इसका गोल क्या होगा, पेशेंट विल अंडरस्टैंड अस्थमा मैनेजमेंट, पेशेंट को बताओ अस्थमा के मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि नॉलेज प्रोवाइड करो उसको, रिलेटिव्स को, पेशेंट को। नर्सिंग इंटरवेंशन, टीच करेक्ट यूज़ ऑफ इनहेलर एंड नेबुलाइजर। अब इसमें क्या है, अपन पेशेंट को उसके रिलेटिव्स को बताएंगे तो उसको करेक्ट यूज़ ऑफ इनहेलर और नेबुलाइजर, नेबुलाइजर का करेक्ट यूज़ बताओ और इनहेलर का जो इनहेल करता हो उसका भी। एजुकेट अबाउट ट्रिगर्स, ट्रिगर्स क्या क्या हो सकता है, डस्ट, स्मोक, पोलन, इन सब से दूर रहो। इंस्ट्रक्ट टू टेक मेडिकेशंस रेगुलरली, डेली मेडिकेशन लेने के लिए बोलो। एडवाइस टू कैरी इनहेलर ऑलवेज, और उसको बोलो कि इनहेलर हमेशा अपने साथ रखो। टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड फॉलो अप केयर, उसको बताओ कि ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो और केयर को फॉलो करो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।